नमस्कार, मैं अमरेश कुमार। आज हम लोग द सुमन क्लासेस के टेस्ट 10 में पूछे गए जो साइंस में विज्ञान में क्वेश्चंस थे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विटीकल्चर के द्वारा निम्न में से किसका उत्पादन होता है? विटीकल्चर किसके उत्पादन को कहते हैं? अंगूर के उत्पादन को विटीकल्चर कहा जाता है। अंगूर का उत्पादन मुख्य रूप से कैसे देशों में होता है? जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास के जो देश हैं, जैसे कि फ्रांस हो गया, इटली हो गया, टर्की हो गया, इन देशों में जो अंगूर का उत्पादन होता है, यहाँ पे मुख्य रूप से इसका उपयोग शराब उत्पादन के लिए किया जाता है और अंगूर के उत्पादन को ही विटीकल्चर कहा जाता है। सिल्क के उत्पादन को, जो पहला ऑप्शन है, सिल्क के उत्पादन को हम लोग कहते हैं सेरीकल्चर। केंचुआ के उत्पादन को, जैसे वर्मी कंपोस्ट में केंचुए का उपयोग किया जाता है, उसके लिए अगर केंचुआ का उत्पादन किया जाता है तो उसको कहा जाता है वर्मी कल्चर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ कीजिए। यहाँ पे 2 ग्रुप दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 और सूची 2, इन दोनों का आपस में मिलान करना है। पहला है उत्परिवर्तन का सिद्धांत, म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया था? आप लोगों को पता होगा, म्यूटेशन थ्योरी दिया गया था हुगो डी वेरीज के द्वारा, यानी डी वेरीज। एक ऑप्शन क्या होगा? डी वेरीज 4। हुगो डी वेरीज ने अपने म्यूटेशन थ्योरी में क्या कहा? हुगो डी वेरीज ने कहा था कि जो उत्परिवर्तन होते हैं वो अस्थायी होते हैं और उनके द्वारा गुणों में परिवर्तन होता है, और इन गुणों में परिवर्तन के द्वारा ही और ये जो गुणों में परिवर्तन होते हैं, गुण में परिवर्तन होते हैं, उनका ही प्राकृतिक वर्णन होता है, उनका ही प्रकृति के द्वारा चयन किया जाता है। और ये जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, म्यूटेशन सिद्धांत दिया था हुगो डी वेरीज ने, ये उन्होंने एक प्लांट के ऊपर दिया था जिस प्लांट का नाम था इवनिंग प्राइमरोज, EVENING प्राइमरोज। ठीक है। दूसरा, जंपिंग जीन्स या फिर इन्हीं को ट्रांसपोसोन्स कहा जाता है। जंपिंग जीन्स से संबंधित जो सिद्धांत दिया गया था वो बारबरा मैक्लिंटॉक के द्वारा दिया गया था, और इसके लिए बारबरा मैक्लिंटॉक को नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। जंपिंग जीन्स होते क्या हैं? तो हमारे क्रोमोजोम्स में बहुत सारे, मान लीजिए अगर ये क्रोमोजोम्स है तो क्रोमोजोम्स में बहुत सारे जीन्स होते हैं हर एक क्रोमोजोम में। जैसे मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोजोम है, तो हर एक क्रोमोजोम में बहुत सारे जीन्स होते हैं, अलग अलग जीन्स होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक क्रोमोजोम है तो ये उसके जीन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बहुत सारे जीन्स ऐसे होते हैं जो खुद को डुप्लीकेट करते हैं, मतलब अब अगर उनका संख्या 1 है तो उनमें क्षमता होती है अपने नंबर ऑफ जीन्स को बढ़ाने की, और साथ ही साथ ये जीन्स ऐसे होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, एक क्रोमोजोम पे या फिर दूसरे क्रोमोजोम पे। क्योंकि ये जीन्स एक जगह से दूसरे जगह जंप कर सकते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है जंपिंग जीन्स, और इसके लिए बारबरा मैक्लिंटॉक को नोबेल प्राइज दिया गया था। जैसे आप लोगों ने कॉर्न खाया होगा, कॉर्न मतलब मक्का। मक्का के जब आप लोग बीज देखते होंगे तो उसमें अधिकतर बीज आपको पीले दिखेंगे, लेकिन कुछ बीज आपने बीच में देखे होंगे, वो कुछ बीज कैसे होते हैं? काले होते हैं। वो जो ब्लैक कलर होता है मक्का में, उसके लिए ये जो जंपिंग जीन्स होते हैं वही उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। ओपेरॉन, तीसरा है ओपेरॉन मॉडल या ओपेरॉन अवधारणा। ओपेरॉन अवधारणा किसने दिया था? तो ओपेरॉन अवधारणा जो दी गई थी ये जैकोब एंड मोनोड के द्वारा दी गई थी, ओपेरॉन अवधारणा। अब हम लोग देखते हैं ओपेरॉन अवधारणा क्या है। ओपेरॉन अवधारणा या ओपेरॉन मॉडल, मान लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती है, उसके लिए बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये जो एंजाइम्स किस चीज़ के बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। और इन प्रोटीन्स का निर्माण किससे होता है? mRNA से होता है। और mRNA का निर्माण किससे होता है? DNA से होता है। तो DNA का मान लीजिए ये एक पोर्शन है, अगर इसके द्वारा एक mRNA का निर्माण हो रहा है और ये एक mRNA एक प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, जो एंजाइम भी हो सकता है, जो हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं और हमारे विभिन्न जो गुण है, जो हमारे विभिन्न कैरेक्टर्स हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करता है।
तो ये जो प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, डीएनए के जिस सेगमेंट के द्वारा इस प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, उसे हम कहते हैं जीन। और यही था वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो कि वन एंजाइम एंड वन जीन और वन एंजाइम हाइपोथेसिस जो कि दिया गया था बीडल एंड टॉटम के द्वारा। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं ओपेरॉन मॉडल के बारे में। तो कोई भी मान लीजिए इस तरह से जीन होता है, तो जीन का जहां पे ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है, मतलब जीन से जहां पे डीएनए से एमआरएनए का निर्माण शुरू होगा, उसके पहले एक स्ट्रक्चरल जीन होता है, जो कि ये जो जीन होता है इसके ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करता है। मतलब ये इस जीन के द्वारा एमआरएनए का और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण हमेशा नहीं होगा। उस जीन से एमआरएनए का निर्माण और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण तभी होगा जब उसकी आवश्यकता होगी। और इसीलिए ये जो जीन होते हैं, जीन के पहले एक इस तरह का छोटा सा सेगमेंट होता है जिसे कहा जाता है ओपेरॉन, और उसके पहले इस तरह से एक डीएनए का सेगमेंट होता है जिसे कहा जाता है स्ट्रक्चरल जीन। ये जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, इनके द्वारा एक प्रोटीन बनाया जाता है जिसे कहते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। अगर ये रिप्रेसर प्रोटीन आकर के इस वाले ओपेरॉन से अगर बाइंड कर जाता है, तो फिर ये जो जीन है इसका फिर आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। मतलब डीएनए से ना तो एमआरएनए का निर्माण होगा, ना ही एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होगा। लेकिन अगर यहां से रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड नहीं करेगा तो फिर वैसी अवस्था में ये जो जीन है इससे एमआरएनए का निर्माण होगा और एमआरएनए से फिर प्रोटीन का निर्माण होता है। इसी को कहा जाता है ओपेरॉन मॉडल। अर्थात एक ओपेरॉन के द्वारा जीन के द्वारा जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था और जो ट्रांसलेशन हो रहा था, उसे कंट्रोल किया जा रहा है, उसे रेगुलेट किया जा रहा है। और ये दिया गया था, ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो ये थ्योरी दी गई थी जैकोब एंड मोनोड के द्वारा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कथन है और कारण है। हमें यह देखना है कि जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है अथवा नहीं, अथवा गलत है या सही है। कथन है, उत्परिवर्तन एक नई जाति की उत्पत्ति हेतु सबसे महत्वपूर्ण कारक है। लोगों को इस चीज में कंफ्यूजन होता है कि एक नई जाति की उत्पत्ति हेतु उत्परिवर्तन सबसे बड़ा कारण है या फिर प्राकृतिक वरण अर्थात नेचुरल सिलेक्शन सबसे बड़ा कारण है। नई जाति की उत्पत्ति हेतु जब भी दिया जाएगा तो जो उत्परिवर्तन होगा वही सबसे बड़ा कारक होगा, नेचुरल सिलेक्शन नहीं। अब फिर कारण देखिएगा, उत्परिवर्तन के कारण ही विभिन्नताएं बढ़ती हैं, नए गुणों का विकास होता है। प्राकृतिक वरण के द्वारा केवल उनका चयन होता है। जो प्राकृतिक वरण होता है, जैसा कि डार्विन के द्वारा दिया गया था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वो सिर्फ ऐसे गुणों का चयन करती हैं जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को किसी भी चेंज इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए ज़्यादा अनुकूल बनाने का कार्य करते हैं। लेकिन जो विभिन्नताएं होती हैं, जो गुणों में परिवर्तन होता है या फिर जो नए गुण आते हैं, वो हमेशा किस कारण से आएंगे? तो वो हमेशा म्यूटेशन के कारण होंगे या फिर उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर वो ए होगा। अर्थात ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। अब फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो जीवाणु की लंबाई 0.5 से 5 माइक्रोन तक होती है। माइक्रोन यानी 10⁻⁻⁶ मीटर। जीवाणु की जो लंबाई होती है वो हमेशा इसी रेंज में होती है, 0.5 से 5 माइक्रोन के बीच में होती है। क्योंकि ये बहुत छोटी होती है, क्योंकि ये बहुत आकार में बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए हम इनको आंख से नहीं देख सकते। इसीलिए इनको देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? हम इनको देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं, कुछ जीवाणु जिनको माइकोप्लाज्मा कहा जाता है, वो बहुत छोटे आकार के होते हैं और उनका जो आकार होता है वो 0.5 माइक्रोन से भी छोटा होता है। इनको कहा जाता है माइकोप्लाज्मा। ये जो जीवाणु होते हैं माइकोप्लाज्मा, ये नॉर्मल जो जीवाणु होते हैं उनसे थोड़े से अलग होते हैं, क्योंकि ये जो माइकोप्लाज्मा होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता। सेल मेम्ब्रेन तो उसमें होता है लेकिन उनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता। तीसरा क्वेश्चन देखे हैं, जीवाणुओं में लैंगिक तथा अलैंगिक जनन दोनों पाए जाते हैं। हालांकि माना जाता है कि जीवाणु में मुख्य रूप से जो जनन होता है वो अलैंगिक जनन की क्रिया के द्वारा ही रिप्रोड्यूस करते हैं। हालांकि
हालांकि एनसीईआरटी इस बात को कहती है कि उनमें लैंगिक जनन से मिलता जुलता कुछ मैकेनिज्म पाए जाते हैं रिप्रोडक्शन के, लेकिन उनको लैंगिक जनन ही कहेंगे। एनसीईआरटी इसके बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन एनसीईआरटी ये बात कहता है कि उनमें लैंगिक जनन से मिलता जुलता मैकेनिज्म भी कुछ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो रिप्रोडक्शन होगा वो अलैंगिक जनन के द्वारा होगा। और किसके द्वारा होगा? बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन के द्वारा ही अधिकतर जो जीवाणु होते हैं वो 1 से 2 में विभक्त होते हैं। और फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें। मकड़ी, बरूथी तथा बिच्छू इत्यादि को कीट वर्ग में रखा जाता है। मकड़ी, बरूथी, बिच्छू इनको कीट वर्ग में नहीं रखा जाता। इनको किस में रखा जाता है? मकड़ी को, बरूथी को और बिच्छू को, इन तीनों को रखा जाता है एरेक्निडा में। पहले इनको कीट वर्ग में ही रखा जाता था, अर्थात आर्थ्रोपोडा में रखा जाता था, लेकिन इनमें 4 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। जो एरेक्निडा में और में जो कीट पाए जाते हैं उनमें 4 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, जबकि जो आर्थ्रोपोडा में जो कीट पाए जाते हैं उनमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। इसीलिए इनको आर्थ्रोपोडा से अलग कर दिया गया। इसीलिए जो पहला कथन है, अर्थात मकड़ी, बरूथी, बिच्छू इत्यादि को कीट वर्ग में नहीं रखा जाता, ये सही होगा, क्योंकि इनको एरेक्निडा में रखा जाता है। और फिर इसका जो कारण है, अर्थात इन जीवों में 6 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, जबकि कीटों में 8 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, ये गलत होगा, क्योंकि कीटों में 6 जोड़ी पैर पाए जाते हैं और जो एरेक्निडा में ऑर्गेनिज्म जो कीट पाए जाते हैं, जैसे मकड़ी, बरूथी, बिच्छू, इसमें 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। इसीलिए इसका होगा ए सही है, परंतु जो आर होगा वो गलत है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। अब फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें। उर्वरकों का ज़्यादा प्रयोग गहरे जलाशयों में यूट्रॉफिकेशन के लिए उत्तरदायी होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे यूट्रॉफिकेशन होता क्या है। दूसरा है, शैवाल तथा जीवाणुओं के तेजी से विकास के कारण बीओडी अर्थात बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। तथा तीसरा है कि यह प्रक्रिया उन जलाशयों में रहने वाले जीवों तथा मछलियों के लिए हानिकारक होते हैं। हम लोग यहाँ पे यूट्रॉफिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। यूट्रॉफिकेशन होता क्या है? यूट्रॉफिकेशन की जो क्रिया होती है वो मुख्य रूप से गहरे जलाशयों में पाई जाती है। मान लीजिए इन गहरे जलाशयों में बगल में कोई फार्म है जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में अगर फर्टिलाइजर्स का उपयोग हो रहा है, तो यहाँ से पानी के द्वारा रिस्क करके कुछ जो फर्टिलाइजर्स होता है, ये जो पॉन्ड्स होते हैं, ये जो जलाशय होते हैं, इनमें इकट्ठा होता रहता है। यानी यहाँ से जो फॉस्फेट्स होंगे या फिर नाइट्रेट्स होंगे या फिर पोटेशियम आयन होगा, वो इस जलाशय में धीरे धीरे जमा होता रहेगा। और ये जो फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स होते हैं, वो इस जलाशय में पाए जाने वाले जो माइक्रोब्स हैं, जो जीवाणु हैं, उनके ग्रोथ रेट को बढ़ा देते हैं। जब उनका ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा उन जीवाणुओं का, और मान लीजिए वो जीवाणु एरोबिक रेस्पिरेशन की क्रिया करते हैं, ऐसी अवस्था में ये जो पॉन्ड है उसका जो अधिकतर ऑक्सीजन है वो ये जीवाणु कंज्यूम कर लेंगे, उसे ये खत्म कर देंगे। और जब उस पॉन्ड में जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा अगर घटेगी, तो उस पॉन्ड में जो बीओडी होगा, यानी जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा, वो क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। ठीक है। यानी उर्वरकों का ज़्यादा प्रयोग गहरे जलाशयों में यूट्रॉफिकेशन के लिए उत्तरदायी होता है, ये सही है। शैवाल तथा जीवाणुओं के तेजी से विकास के कारण बीओडी बढ़ जाएगा। और जब बीओडी बढ़ जाएगा, अर्थात ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो अगर जलाशय में बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे जो दूसरे जीव हैं, जो मछलियाँ हैं, उनके लिए ये हानिकारक होगा। अर्थात यह प्रक्रिया उस जलाशय में रहने वाले जीवों तथा मछलियों के लिए हानिकारक होती है। अर्थात इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, अर्थात 1, 2 और 3 ये तीनों स्टेटमेंट सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें। पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्ति होती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। जितने भी पादप कोशिका होते हैं उसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? सेलुलोज की। जबकि जो प्राणी होते हैं उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। सही है। जैसे जो प्लांट्स होते हैं उनमें सेलुलोज होता है,
जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो मुख्य रूप से लिपोपॉलीसेकेराइड और पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, और जो फंगस होते हैं उसमें जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। पादप कोशिकाओं का आकार आयताकार अथवा वर्गाकार होता है, जबकि प्राणी कोशिका का आकार अनियमित अथवा गोलाकार होता है। ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। जितने भी पादप कोशिका होते हैं उनका जो आकार होता है वो आयताकार होगा अथवा वर्गाकार होगा, और अधिकतर जो प्राणी कोशिका होते हैं, जंतु कोशिका होते हैं, उनका जो आकार होता है या तो अनियमित होगा या गोलाकार होता है। तीसरा देखते हैं, परिपक्व पादप कोशिका में बहुत सारी छोटी छोटी रसधानी किनको कहा जाता है? वैक्यूल्स को कहा जाता है, होते हैं, परंतु प्राणी कोशिका में एक अथवा दो बड़े बड़े रसधानी होते हैं। ये वाला जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि अधिकतर जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें जो रसधानी होते हैं उनकी संख्या एक अथवा दो होती है, और उनका जो आकार होता है इन रसधानियों का, अर्थात ये जो वैक्यूल्स होते हैं, इनका जो आकार होता है वो बड़ा होता है इस तरह से। इसी कारण से क्या होता है कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो बीच में नहीं होता, वो कहीं पे किनारे में होता है, क्योंकि उनमें बड़े बड़े फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं। जबकि जो प्राणी कोशिका होते हैं, जो जंतु कोशिकाएं होती हैं, उनमें जो फूड वैक्यूल्स होते हैं उनका साइज छोटा छोटा होता है, और वो एक दो नहीं होते, वो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, यानी इसका जो आंसर होगा वो 1 और 2 सही होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो आपका होगा ए, अर्थात इसमें जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 सही है। और फिर क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें। डीएनए की खोज सर्वप्रथम पस कोशिकाओं में एफ फिशर के द्वारा की गई थी। ये सही है। डीएनए की जो खोज थी वो सर्वप्रथम पस कोशिकाओं में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? एफ फिशर के द्वारा। दूसरा ऑप्शन दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। वाटसन तथा क्रिक ने 1953 में डीएनए की द्विचक्राकार संरचना अर्थात डबल हेलिकल मॉडल दिया। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था ये वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। जब वाटसन को ये नोबेल प्राइज मिला था उस समय उनकी उम्र मात्र 25 साल थी, और इस तरह से अगर देखा जाए तो वो सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले व्यक्ति बने। और इन्होंने जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था वो याद रखिएगा वो किस आधार पे दिया था इन्होंने दिया था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के आधार पे। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के आधार पे इन्होंने डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल है वो दिया था। ठीक है। डीएनए की द्विचक्राकार संरचना में डीएनए के दोनों शाखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। डीएनए की जो संरचना होती है वो कैसी होती है? द्विचक्राकार अर्थात डबल हेलिकल होती है। हेलिक्स के जैसी होती है, जिसमें दो स्ट्रैंड एक दूसरे से जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। इस तरह से आप देख सकते हैं डीएनए की संरचना। ये दोनों स्ट्रैंड हो गए। ये दोनों स्ट्रैंड कैसे जुड़े होंगे एक दूसरे से? तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनके बीच में। और जब भी ये दोनों हेलिक्स होंगे तो ये दोनों हेलिक्स पैरेलल नहीं होते हैं, अर्थात ये दोनों हेलिक्स जो होंगे ये दोनों हेलिक्स समानांतर नहीं होते, ये दोनों हेलिक्स एंटी पैरेलल होते हैं। अर्थात यहाँ पे अगर एक स्ट्रैंड का 3 प्राइम एंड होगा तो दूसरे का यहाँ पे 5 प्राइम एंड होगा, और इस वाले स्ट्रैंड का यहाँ पे अगर 3 प्राइम एंड होगा तो यहाँ पे इसका 5 प्राइम एंड होगा। अगर 5 प्राइम एंड के सामने होता तो हम कहते हैं वो पैरेलल है, समानांतर है, लेकिन 3 प्राइम एंड है चूंकि 5 प्राइम एंड के सामने, इसीलिए डीएनए के जो दोनों हेलिक्स होते हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते। अर्थात यहाँ पे भी होगा जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही होगा, और जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। माँ तथा शिशु के बीच प्यार किस हार्मोन के मोचन के फलस्वरूप होता है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, ऑक्सीटोसिन या फिर ग्लूकागोन। यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो होगा बी, अर्थात ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वही लैक्टेशन अर्थात
माताओं के द्वारा जो दूध का उत्पादन होता है उसके लिए उत्तरदायी होता है। साथ ही साथ पार्चुरेशन मतलब बच्चे के बर्थ के लिए उत्तरदायी होता है यही हार्मोन, तथा माँ और बच्चे के बीच में जितना लगाव बढ़ता है उतना ही इस हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है वो उतना ज़्यादा बढ़ेगा। अब फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें। पर्णहरित अर्थात क्लोरोप्लास्ट लाल प्रकाश की अपेक्षा नीले प्रकाश में ज़्यादा अवशोषित करता है। पर्णहरित जो होता है वो लाल प्रकाश की अपेक्षा नीले प्रकाश को ज़्यादा अवशोषित करता है। ये बात सही है। सबसे ज़्यादा जो पर्णहरित के द्वारा जो लाइट एब्जॉर्ब किया जाता है वो होता है नीला प्रकाश। नीला प्रकाश सबसे ज़्यादा, और नीले के बाद कौन सा प्रकाश एब्जॉर्ब किया जाता है? लाल प्रकाश। लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो सबसे ज्यादा किस प्रकाश में होती है? लाल प्रकाश में, और लाल प्रकाश के बाद फिर नीले प्रकाश में। अर्थात कौन सा प्रकाश सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब किया जाएगा? नीला प्रकाश, और उसके बाद फिर लाल प्रकाश। लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी वो सबसे ज्यादा लाल प्रकाश में होगी, और लाल प्रकाश के बाद फिर नीले प्रकाश में होगी। अब फिर हम लोग तीसरा वाला स्टेटमेंट देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश अंतराल से प्रभावित नहीं होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो प्रकाश की जो इंटेंसिटी होती है उससे भी प्रभावित होती है। प्रकाश का जो वेवलेंथ होता है तरंगदैर्घ्य उससे भी प्रभावित होती है, और साथ ही साथ प्रकाश का जो अंतराल होता है ये उससे भी प्रभावित होती है। अर्थात इसमें जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत होगा, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। अब फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एड्स के लिए उत्तरदायी HIV वायरस से संबंधित निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें। HIV में अनुवांशिक सामग्री DNA होता है। अनुवांशिक जो HIV होते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो DNA नहीं होता। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड RNA। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। RNA विषाणुओं में DNA विषाणुओं की अपेक्षा उत्परिवर्तन की संभावना ज्यादा होती है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जितने भी RNA वायरस हैं उनमें जो उत्परिवर्तन की संभावना होती है, उनमें जो म्यूटेशन की संभावना होती है वो किसी भी DNA वायरस से बहुत ज्यादा होती है। इसी का एग्जाम्पल हमने हाल में देखा, कोविड के बहुत सारे स्ट्रेन्स आए, अभी भी उसके धीरे धीरे बहुत सारे स्ट्रेन्स आ रहे हैं। ये जो कोविड है ये भी एक RNA वायरस है, और RNA वायरस है इसके कारण ही इसमें म्यूटेशन की दर ज़्यादा है, और इसके इतने सारे स्ट्रेन्स आए। जो भी RNA वायरस होते हैं उनमें जो म्यूटेशन की दर होती है वो DNA वायरस की अपेक्षा ज़्यादा होती है। HIV विषाणु मुख्य रूप से हमारे T4 कोशिकाओं को नष्ट करता है। बिल्कुल सही है। जितने भी HIV होते हैं ये मुख्य रूप से हमारी T4 कोशिकाओं को टारगेट करते हैं। T4 कोशिकाओं को एक और नाम से जाना जाता है T हेल्पर सेल्स। और ये जो T हेल्पर सेल्स होते हैं ये हमारे सेल की इम्यूनिटी को बनाने में बहुत अहम योगदान देते हैं। क्योंकि दो तरह के सेल्स के बारे में हम जानते होंगे, आप लोग जानते होंगे। पहला होता है B सेल्स और दूसरे होते हैं T सेल्स। ये जो B सेल्स होते हैं इनके द्वारा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किए जाते हैं, और जो T सेल्स होते हैं ये साइटोटॉक्सिक T सेल रिलीज करते हैं। ये जो एंटीबॉडीज होते हैं वो जितने भी हमारे शरीर में एंटीजन हैं, जो फॉरेन एलिमेंट्स हैं हमारे शरीर में, उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। और ये जो साइटोटॉक्सिक T सेल्स होते हैं ये वैसे सेल्स को मारने का काम करते हैं जो कि इन्फेक्टेड हैं किसी बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा या फिर फंगस के द्वारा। वैसे सेल्स को ये मारने का काम करते हैं। लेकिन ये B सेल्स और T सेल्स इन दोनों के एक्टिवेशन के लिए, इन दोनों को एक्टिवेट करने के लिए एक दूसरे सेल की आवश्यकता पड़ती है जिनको कहते हैं T4 सेल्स। ये T4 सेल्स की उपस्थिति में B सेल्स भी एक्टिवेट होते हैं। यही T4 सेल्स की उपस्थिति में T सेल्स भी एक्टिवेट होते हैं। और ये जो वायरस है HIV ये मुख्य रूप से T4 सेल्स को ही, जो हमारे T4 सेल्स हैं उन्हीं को टारगेट करता है। ये T4 सेल्स के अंदर ही रिप्रोड्यूस करता है, और ये जो T4 सेल्स होते हैं HIV के केस में इनकी जो संख्या होती है ये बहुत हमारे शरीर में घट जाती है, किसी भी व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है वो कमजोर हो जाती है, और इससे धीरे धीरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापी जाती हैं, इसका मूल कारण निम्न में से कौन सा है? इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। इसका मूल कारण होगा कि प्रकाश की गति हमेशा एक समान होती है। अगर माध्यम में परिवर्तन होता है तो प्रकाश की गति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए खगोलीय दूरियों को हमेशा प्रकाश वर्ष में ही मापा जाता है। अब फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
जो कि फिजिक्स का क्वेश्चन है। न्यूटन के गति का पहला नियम से संबंधित निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें। न्यूटन के गति का पहला नियम से हमें जड़त्व का ज्ञान होता है। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है, चाहे वह उसकी गति की अवस्था हो या फिर स्थिर रहने की अवस्था हो, और ये अवस्था वो तब तक बनाई रखेगी जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर कार्य नहीं करता जो कि उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हो। अब किसी भी वस्तु का जड़त्व जितना ज़्यादा होगा, अर्थात किसी भी वस्तु का मास जितना ज़्यादा होगा, अगर हम सिर्फ पृथ्वी की बात करें तो किसी भी वस्तु का मास जितना ज़्यादा होगा उस पर उतना ही ज़्यादा बाहरी बल लगाना पड़ेगा उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए। इसीलिए कहा जा सकता है कि जो न्यूटन के गति का पहला नियम है उससे हमें जड़त्व के बारे में ज्ञान होता है, और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि उसमें कि किस तरह से जो जड़त्व है वो द्रव्यमान पे, मास पे या फिर वेट पे निर्भर करता है। अब फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। किसी पिंड का भार पृथ्वी के सतह पर ध्रुवों पर अधिकतम तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ये एक कथन है, ये एक सही कथन है, बिल्कुल सही कथन है। अब हम देखते हैं इसके कारण क्या हो सकते हैं। पहला कारण जो दिया हुआ है वो है ध्रुवों की पृथ्वी के केंद्र से दूरी न्यूनतम होती है, ये पहला कथन है। और दूसरा कथन है कि ध्रुवों पर लगने वाला अपकेंद्रीय बल शून्य होता है। इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी का जो आकार है वो बिल्कुल पूरी तरह से गोलाकार नहीं है। पृथ्वी जो है वो अपने ध्रुवों पे थोड़ी सी इस तरह से चिपटी हुई है, यानी अर्थात पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी का आकार है ऐसा। यानी अगर हम देखें ध्रुवों पर जो केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी है वो केंद्र और विषुवत रेखा के बीच की दूरी से क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी। चूंकि ये वाली दूरी कम है इसीलिए यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है। इसीलिए क्या होता है कि पोल्स पे किसी भी व्यक्ति के द्वारा महसूस किया गया जो उसका भार होगा वो ज़्यादा होगा। यानी इसका पहला वाला कारण तो सही है। अब हम देखते हैं दूसरे कारण की ओर बढ़ते हैं, अर्थात ध्रुवों पर लगने वाला अपकेंद्रीय बल शून्य होता है। अपकेंद्रीय बल क्या होता है, जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ अपने एक्सिस पे भी ऐसे घूम रही है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पे है तो वो चारों तरफ से गोल गोल ऐसे घूम रहा है, और जब वो चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो उस पर बाहर की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जिसका वैल्यू होगा mv²/r। mv²/r ये इसके कारण यहाँ पे कोई भी वस्तु रहेगी वो बाहर की ओर फेंकाना चाहेगी, लेकिन चूंकि पृथ्वी का गुरुत्व बल अंदर की ओर लग रहा है इसीलिए इसका आभास व्यक्ति को नहीं होता। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mv²/r उसका जो वैल्यू होता है वो विषुवत रेखा इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे ये वैल्यू घटता जाएगा और पोल्स पे आकर के ये लगभग शून्य हो जाता है। इसीलिए इन दोनों कारणों से किसी भी व्यक्ति का जो भार होगा, जो वेट होगा, वो पोल्स पे सबसे ज़्यादा होगा और इक्वेटर पे सबसे कम होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वर्षा की बूंदें गोलाकार आकृति को प्राप्त करती है, इसका कारण क्या होता है? द्रव्य का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब या फिर गुरुत्वाकर्षण। इसका जो मुख्य, अगर वर्षा की बूंदें छोटी आकार की होंगी, देखिएगा अगर वर्षा की बूंदें बहुत छोटी आकार की होती हैं तभी वो गोलाकार आकार प्राप्त करती हैं, और इसका कारण होता है, मुख्य कारण जो होता है इसका वो होता है सरफेस टेंशन। क्योंकि किसी भी वॉल्यूम के लिए जो ये स्फीयर होगा उसका जो सरफेस एरिया होता है वो मिनिमम होता है, और जब इसका सरफेस एरिया मिनिमम होगा तो सरफेस पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी मिनिमम होंगे, और जब सरफेस पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिनिमम होंगे तो उसकी जो एनर्जी होगी वो भी मिनिमम होगी। और कोई भी जो सब्सटेंस होता है वो ज़्यादा स्टेबल रहना चाहता है, और ज़्यादा स्टेबल रहने के लिए क्या जरूरी है कि उसकी जो एनर्जी है वो मिनिमम होनी चाहिए। लेकिन इसका जो गोलाकार आकार होगा वो तभी तक होगा जब जो पानी की बूंद है उसका आकार छोटा है। अगर पानी की बूंद का आकार बढ़ जाए, मानिए इस तरह से पानी की बूंद है तो इसका आकार गोलाकार होगा। अगर इस तरह से पानी की बूंद के आकार को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो उसका आकार फिर जरूरी नहीं है कि गोलाकार हो, इस तरह से चपटा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस टेंशन पे दूसरी फोर्स हावी हो जाती है जो होती है ग्रेविटी। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो छोटे बूंद को आधार मान के दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे जो उत्तर होगा वो होगा पृष्ठ तनाव या फिर सरफेस टेंशन। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 16, निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें। दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। इस वाले स्टेटमेंट को हम देखते हैं। पहले हम देखने की कोशिश करते हैं कि जो प्रकीर्णन होता है, जो स्कैटरिंग होता है, उसके बीच में और वेवलेंथ अर्थात तरंग दैर्ध्य के बीच में क्या संबंध होता है। जो प्रकीर्णन होता है इसको अंग्रेजी में कहा जाता है स्कैटरिंग, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ऑन टू द पावर 4। अर्थात वेवलेंथ जितना कम होगा स्कैटरिंग उतनी ज्यादा होगी। स्कैटरिंग यानी स्कैटरिंग किस लाइट की ज्यादा होगी? जिसका वेवलेंथ सबसे कम। और वेवलेंथ सबसे कम किसका है? आप ब्लू का कह सकते हैं या फिर वायलेट का कह सकते हैं। ब्लू से भी ज्यादा होगा वायलेट का, यानी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा किसकी होगी? वायलेट की। दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। ये तो गलत है, क्योंकि लघु तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन ज्यादा होगा। अभी हम लोग देखें। दूसरा है, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, क्योंकि किसी प्रिज्म का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों हेतु अलग अलग होता है। अब फिर हम दूसरे स्टेटमेंट को देखने की कोशिश करते हैं। इस तरह से मान लीजिए एक प्रिज्म है, ये है इसका एंगल ए, वहां से आप श्वेत प्रकाश को क्रॉस करते हैं तो श्वेत प्रकाश से प्रिज्म से पास होकर के 7 अलग अलग रंगों में बंट जाएगा। वो किस पर निर्भर करता है? वो किस कारण से होता है? वो इसलिए होता है कि जो श्वेत प्रकाश होता है वो अलग अलग रंगों से मिलकर के बना होता है, मतलब उसमें अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग तरंग दैर्ध्य होते हैं। और जब वो प्रिज्म से पास करता है तो अलग अलग तरंग दैर्ध्य जो होते हैं उनका जो डेविएशन होता है, उनकी जो बेंडिंग होती है वो अलग अलग होती है, जिसे हम एक फार्मूला से निकाल सकते हैं, जहां पे ये हो गया आपका डेविएशन इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। जो ये वाला एंगल है इसे हम ए कहते हैं। ठीक है। अब ये जो म्यू होता है, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, म्यू होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी वेवलेंथ। अब मान लीजिए डेविएशन किसका ज्यादा होगा? डेविएशन उसका ज्यादा होगा जिसका म्यू ज्यादा है। ठीक है। और म्यू किसका ज्यादा होगा? जिसका वेवलेंथ कम है। इसीलिए जब ये प्रकाश इस तरह से पास करता है तो सबसे नीचे की ओर कौन सा रहेगा? ब्लू, और सबसे ऊपर की ओर कौन सा रहता है? रेड। ठीक है। चलिए अब फिर हम तीसरा देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट, प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है। ये बिल्कुल सही है। प्रकाश का वेग जो होगा निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से किनके द्वारा प्रकाश की कण प्रकृति की जानकारी मिलती है? प्रकाश में 2 तरह के नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। जो इंटरफेरेंस है या फिर जो रिफ्लेक्शन है, इससे हमें प्रकाश का जो वेव नेचर होता है उसकी जानकारी मिलती है। लेकिन कुछ प्रकाश की ऐसी क्रियाएं भी होती है जिससे हमें पार्टिकल नेचर की जानकारी मिलती है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसके द्वारा हमें प्रकाश की जो पार्टिकल नेचर होता है, प्रकाश की जो कण की प्रकृति होती है, उसकी जानकारी मिलती है। अब फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट दोनों पे एक समान होगा? इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। इसके लिए एक सिंपल फार्मूला है, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। क्वेश्चन नंबर 18, यानी यहाँ पे C का वैल्यू उतना ही है जितना कि यहाँ पे F का वैल्यू है। यहाँ पे हम C के बदले यहाँ पे भी अगर C को अगर रख देते हैं तो कोई बात नहीं है ना, तो उससे फिर हमें डायरेक्टली जो टेम्परेचर है उसका वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। ये होगा 5, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। अगर मान लीजिए दोनों पे टेम्परेचर बराबर है, हम C के वैल्यू को अगर x भी रख लें तो यहाँ से हमें x प्राप्त हो जाएगा। अब फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी आवृत्ति के घटते क्रम में सजाइए। सबसे ज्यादा आवृत्ति या फिर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? गामा किरणों की। गामा किरणों के बाद किसकी होती है? एक्स किरणों की। एक्स किरणों के बाद फिर होती है अल्ट्रावायलेट की, और उसके बाद फिर अवरक्त किरणों की। ये तो आप लोग को पता ही होगा। अब फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ध्वनि का तारत्व अर्थात पिच उसकी आवृत्ति पे निर्भर करता है। बिल्कुल सही है। ध्वनि की जो पिच होती है, मतलब कोई भी ध्वनि कितनी शार्प है
वो किस चीज़ पे निर्भर करता है, उसकी आवृत्ति, उसकी फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है। और किसी भी ध्वनि की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा दूर तक ट्रेवल करेगा। और अगर दूसरा हम लोग स्टेटमेंट देखें तो ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। प्रबलता किसे कहा जाता है? तो लाउडनेस। कोई भी ध्वनि का एम्पलीट्यूड अर्थात उसका आयाम जितना ज़्यादा होगा उसका लाउडनेस उतना ही ज़्यादा होगा। और किसी भी ध्वनि की जितनी ज़्यादा पिच होगी या फिर कोई ध्वनि ऐसी है जिसकी प्रबलता ज़्यादा है, तो ऐसी दोनों ही परिस्थितियों में उस ध्वनि वो ध्वनि जो है वो ज़्यादा दूरी तय करने में सक्षम होगी। यानी इसमें पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 21, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 ओम है। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट हैं। मान लीजिए इस तरह से एक प्रतिरोध है और इस तरह से एक दूसरा प्रतिरोध है। इसका जो कंबाइंड प्रतिरोध है यानी जो आरपी का वैल्यू है वो आपका कितना दिया हुआ है? वो आपका दिया हुआ है 1.403 किलो ओम। ठीक है। यदि एक प्रतिरोध मान लीजिए कि अगर R1 है, मान लीजिए कि एक प्रतिरोध R1 कितना है, अगर 2 किलो ओम है तो फिर दूसरा प्रतिरोध कितना होगा वो हमको निकालना है। इसमें मान लीजिए कि दो प्रतिरोध हैं वो एक दूसरे के पैरेलल में, आपको पता होगा। तो 1/RP कितना होता है? 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पे अगर हम RP हमको दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है कितना है? 1.4, यानी 1/1.4 इज इक्वल टू 1/R1। R1 मान लीजिए दिया हुआ है 1/2 प्लस 1/R2। ये पता है 1.4 जो पैरेलल में है, दोनों का कंबाइंड जो रेसिस्टेंस है वो हमें पता है। R1 हमें पता है 2, तो फिर यहाँ से जो R2 रेसिस्टेंस होगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये फार्मूला कब लगेगा? ये फार्मूला तब लगेगा जब दोनों रेसिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में हो। मान लीजिए अगर दोनों रेसिस्टेंस एक दूसरे के सीरीज में हो, अर्थात इस तरह से एक रेसिस्टेंस हो और दूसरा रेसिस्टेंस इस तरह से सीरीज में हो, और ये वाला रेसिस्टेंस मान लीजिए R1 है और ये वाला रेसिस्टेंस R2 है, तो ऐसी स्थिति में कंबाइंड रेसिस्टेंस जो RS होगा वो कितना होगा? डायरेक्टली R1 प्लस R2। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें। ट्रांजिस्टर के निर्माण हेतु सिलिकॉन जैसे अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। जो अर्धचालक होते हैं इनका उपयोग ट्रांजिस्टर के निर्माण में बिल्कुल किया जाता है। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता नहीं है। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है वो घटता है। गर्म करने पे जो मेटल्स होते हैं उनका प्रतिरोध बढ़ता है। लेकिन अब अर्धचालक को अगर गर्म कीजिएगा तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? वो घटेगा। और अर्धचालक की जो चालकता होती है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर शून्य होती है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब फिर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। यहाँ पे देखिए क्या है, इनमें से कौन आइसोटोन का सही उदाहरण प्रस्तुत करता है? आइसोटोन मतलब जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या एक समान है, उनको हम कहते हैं आइसोटोन। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ऊपर में आपका मास नंबर दिया हुआ है, नीचे में एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। मास नंबर से हम जब एटॉमिक नंबर को घटाएंगे तो फिर न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन्स हैं वो हमें प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए हर एक में आपको घटा के देखना पड़ेगा कि मास नंबर से अगर हम एटॉमिक नंबर को घटाएंगे तो कितना आ रहा है। ये दोनों एलिमेंट्स में एक समान जिसमें होगा वही दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के आइसोटोन होंगे। अब फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अलवणीकरण। अलवणीकरण समुद्री जल का किया जाता है। बिल्कुल सही है। मतलब समुद्री जल में जो नमक होता है उसे बाहर निकालना, लवण को बाहर निकालना। प्रतिलोम परासरण अर्थात रिवर्स ऑस्मोसिस है ना, जो आरओ वाला पानी होता है वो इसी प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है, उसे पेयजल प्राप्त होता है।
विकृतीकरण अर्थात प्रोटीन, विकृतीकरण को अंग्रेजी में कहा जाता है डीनेचुरेशन। कोई भी प्रोटीन प्रॉपर्ली फंक्शन करे, कोई भी एंजाइम प्रॉपर्ली फंक्शन करे, उसके लिए जरूरी है कि उसके अंदर कि उसका एक अपना 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, उसका एक अपना 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। अगर वो अपने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को लूज कर देता है तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है विकृतीकरण, और उसके बाद वो एंजाइम या प्रोटीन सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा। और जो चौथा ऑप्शन होगा वो गलत होगा, अर्थात पास्चराइजेशन किसका किया जाता है, अम्ल का नहीं, दूध का किया जाता है। अब फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कार्बन परमाणु से बने कार्बनिक यौगिकों की संख्या अन्य किसी भी परमाणु से बने यौगिकों से लाखों गुना ज़्यादा है, इसका मुख्य कारण क्या है? कार्बन जो परमाणु है उससे जो यौगिकों का निर्माण होता है वो किसी भी अन्य परमाणु से बने यौगिकों से लाखों गुना ज़्यादा है। इसके बहुत सारे कारण हैं, इन्हीं में से कुछ कारणों को हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहला है कार्बन का श्रृंखलन अर्थात कैटनेशन। कार्बन में क्या प्रॉपर्टी होती है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मिलकर कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। जैसे मान लीजिए एक कार्बन है, जैसे आप लोगों ने फैटी एसिड पढ़ा होगा, फैटी एसिड में ओलेइक एसिड होता है, लिनोलेइक एसिड होता है, लिनोलेनिक एसिड होता है। उसमें जो फैटी एसिड में कार्बन होते हैं, कार्बन चेन्स होते हैं, उनमें कार्बन की संख्या 17, 18, 19, 20 तक होती है। अर्थात ये आपस में जुड़ करके जो कार्बन एटम्स होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ करके इस तरह की एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं। वो उस श्रृंखला में 2 कार्बन भी हो सकते हैं, 3 कार्बन भी, 4 कार्बन भी, 5 कार्बन भी। ठीक है, तो इस तरह से इनके द्वारा बनाए गए जो यौगिक होते हैं उनकी संख्या बढ़ती है। दूसरा हो गया कार्बन की उच्च संयोजकता। कार्बन की संयोजकता भी ज़्यादा होती है। कार्बन की जो वैलेंसी होती है कितनी होती है? 4 होती है। इस तरह से एक कार्बन एटम 4 दूसरे एटम से जुड़ सकता है। वो कार्बन भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है। तो इनकी जो संयोजकता होती है वो ज़्यादा होती है। तीसरा, कार्बन के द्वारा अस्थायी कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि कार्बन के द्वारा जो कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं वो अस्थायी होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। इसी कारण से कार्बन के द्वारा और इन्हीं तीनों कारणों से क्या होता है कि कार्बन के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा यौगिकों का निर्माण किया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। नेफ्थलीन जो होता है उसका सब्लिमेशन होता है, अर्थात रूम टेम्परेचर पे वो क्या होता है, वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए अगर मान लीजिए रेत और उसमें नेफ्थलीन मिला हुआ है तो चूंकि नेफ्थलीन का सब्लिमेशन हो जाएगा इसलिए वो रेत से अलग हो जाएगा। इसीलिए ऊर्ध्वपातन की क्रिया के द्वारा या सब्लिमेशन के द्वारा जो नेफ्थलीन होता है उसे किसी भी मिश्रण से या फिर रेत से अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, एल नीको से संबंधित निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें। एल नीको में क्या क्या होता है, जैसा कि इसका नाम में ही छुपा हुआ है, एल नीको, ALNICO, ये किस चीज़ का बना होता है? एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट और ये आयरन का बना होता है। इसमें देखिए निकेल, कोबाल्ट, आयरन ये तीनों फेरोमैग्नेटिक होते हैं, अर्थात ये किसी अगर चुंबकीय अर्थात किसी मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में अगर ये आएंगे तो अपने इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाती है और उसी डायरेक्शन में डेवलप होगी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। इसीलिए इनका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो मैग्नेट्स के निर्माण के लिए। जो एल्निको होते हैं उनका उपयोग किस लिए किया जाता है? ये एक मिश्र धातु है जिसका उपयोग किया जाता है मैग्नेट्स के निर्माण के लिए। अब फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, रेयॉन। रेयॉन निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें। रेयॉन से मानव निर्मित रेशम भी कहा जाता है, यह रेशम की तरह चमकता है। रेयॉन जो होता है वो मानव निर्मित रेशम इसको कहा जाता है, यह रेशम की तरह चमकता है। इसे ये रेयॉन किस तरह से बनाया जाता है? तो ये वुड पल्प से बनाया जाता है। वुड का जो पल्प होता है उसे एसिटिक एसिड अर्थात जो वुड पल्प होता है सेलुलोज, उसको एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करके रेयॉन का निर्माण किया जाता है। इससे फिर कपड़े बनाए जाते हैं, क्योंकि जो रेशम होता है वो बहुत महंगा होता है और उपलब्ध भी कम होता है, इसीलिए। और ये जो रेयॉन होता है वो बिल्कुल रेशम की तरह दिखता है, इसीलिए उसे रिप्लेस करने के लिए रेशम को रेयॉन का उपयोग किया जाता है। दूसरा होता है एक्राइलिक। एक्राइलिक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो एक्राइलिक के द्वारा जो जाड़े में जो कपड़े बनाए जाते हैं उन्हें पहना जाता है, क्योंकि ऊन महंगे होते हैं। और ये जो एक्राइलिक होते हैं ये मैन के द्वारा जो बनाया गया एक पॉलीमर होता है और इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो काफ़ी हद तक ऊन के जैसा होता है। मतलब ये हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए काफ़ी प्रभावी होता है, इसीलिए जो एक्राइलिक होते हैं इनका उपयोग जो ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं जो तीसरा स्टेटमेंट है वो
नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है जो स्टील से 300 गुना ज़्यादा मजबूत तथा काफ़ी हल्का होता है। ये जो नायलॉन होता है वो मुख्य रूप से क्या है, ये मुख्य रूप से पॉलीएमाइड होता है जो कि हेक्सामेथिलीन डायमीन तथा एडिपिक एसिड से मिलकर के बना होता है। इसे कैसे प्राप्त किया जाता है, तो कोल, वाटर और एयर के रिएक्शन के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, माना जाता है कि ये स्टील से करीब 300 गुना स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए इसका उपयोग किस लिए बनाने के लिए किया जाता है, तो थ्रेड बनाने के लिए किया जाता है जो कि स्टील से भी ज़्यादा मजबूत हो, जैसे पैरासूट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से किसका प्रयोग मॉस्किटो रेपेलेंट के रूप में किया जाता है। आप लोग को पता होगा पायरेथ्रम, नहीं तो आप घर में जो आता है आपका ये ऑल आउट या का जो लिक्विड आता है या फिर जो गुड नाइट का लिक्विड आता है उस पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं, उसमें पायरेथ्रम ही होता है या फिर इसके कंपाउंड्स होते हैं। अब फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, तो वो होगा यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग के द्वारा पृथ्वी की आयु अर्थात पृथ्वी में जो उपस्थित जो चट्टान है उनकी आयु का पता लगाया जाता है, जबकि कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है जो जीवाश्म होते हैं उनकी आयु का पता लगाने के लिए। तो अभी तो विज्ञान के लिए आज बस इतना ही था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर जो विज्ञान का जो दूसरे टॉपिक है उसको हम लोग कवर करेंगे। नमस्कार।